नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो बुक हमने प्रारंभ करी थी जिसका नाम आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2, इसका जो है हम पार्ट नंबर 3 लेके आए। इससे पहले 2 पार्ट बनाए हैं, आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो, भोजन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2001 में भोजन का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार बताया। 2005 में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना आई और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। यानी 2005 में जो है मनरेगा योजना थी और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। यानी उन्होंने कहा कि भारत जो भोजन का अधिकार है ये भारतीयों का मौलिक अधिकार है, यानी उनको मिलना चाहिए। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यानी 2003 में अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भूख से मुक्ति है यही मौलिक अधिकार है। भोजन का अधिकार प्रत्यक्ष से भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। यानी भोजन का जो अधिकार है वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया कि जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत भोजन का अधिकार सम्मान नियोजन अधिकार में अंतर्निहित है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि भोजन का अधिकार, ये बात लिखी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए जो अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, इसके तहत भोजन का अधिकार सम्मान नियोजन आदि को इसके अंदर माना है। राज्यों की ऐसी नीति बनाने का संविधान द्वारा निर्देश है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीविका के समुचित साधन प्राप्त करने का, यानी राज्यों की ऐसी नीति बनाने का उद्देश्य दिया गया संविधान द्वारा कि प्रत्येक जो नागरिक है उसको समान रूप से जीविका के समुचित साधन यानी उसके जो 3 साधन है वो प्राप्त करने का अधिकार हो। संविधान का अनुच्छेद 47 नागरिकों के पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य तय करता है। यानी जो अनुच्छेद 47 है ये नागरिकों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। यानी मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 48, उसमें अनुच्छेद 3 के अंदर कहा गया कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। 86 के विकास अधिकार संबंधी घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि विकास के लिए राज्य निश्चित करेगा कि लोगों को बुनियादी साधन जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार आदि मामले अवसर सुलभ हो। यानी 86 में जो विकास अधिकार संबंधी घोषणा हुई थी उसमें कहा गया कि राज्य जो है वो विकास के सुनिश्चित किया गया कि लोगों के पास बेसिक साधन होते हैं, बुनियादी यानी बेसिक साधन जैसे भोजन है, आवास है, शिक्षा, रोजगार आदि। संविधान के भाग 3 व 4 की व्याख्या और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं जिन्होंने भारत ने उन्मोदित किया। यानी संविधान 3-4 की व्याख्या भी है और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी है जिन्हें भारत ने माना में भोजन के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया। यानी जो भोजन का अधिकार इसको मानव का अधिकार बन गया। यहाँ PUCL पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा 2001 में दायर की गई जनहित याचिका को जिक्र करना आवश्यक है। यानी जो PUCL है इसने 2001 में जो है एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और सभी राज्यों को पार्टी बनाया गया। यानी जो भारत सरकार थी, भारतीय खाद्य निगम था और राज्य सरकार, ये सब पार्टियां बनी थी। इसमें कहा गया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार, यानी जो भोजन का अधिकार है वो क्या मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मगर केंद्र और राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। यानी कहा गया कि ये जो भोजन का अधिकार है मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अनुसार, लेकिन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। इस याचिका में 4 कार्रवाइयों का निवेदन किया गया। इनमें 4 पर कार्रवाई की जाए। पहला, सूखा प्रभावित गाँव में सभी को रोजगार कार्य उपलब्ध हो। यानी जो सूखा प्रभावित गांव है वहाँ सबको क्या हो रोजगार उपलब्ध हो। ब, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की हकदारी बढ़ाई जाए। यानी जो सार्वजनिक वितरण है यहाँ जहाँ पर मतलब कोटा बांटा जाता है या राशन बांटा जाता है वहाँ पर भी खाद्यान्न की हकदारी बढ़ाई जाए। सभी परिवारों को अनुदानित खाद्यान्न सभी परिवारों को अनुदानित खाद्यान्न दिया जाए। यानी जो भी परिवार है उनको अनुदानित जो है दान या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है खाद्यान्न दिया जाए। इन सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराए। यानी ये सारे कार्यक्रम है इसके तहत जो केंद्र सरकार है ये फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराए। बाद में इस याचिका के विषय को क्षेत्र को बढ़ा किया तथा इसमें भोजन के अधिकार के अलावा खाद्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, काम का अधिकार, भूख से मौत, पारदर्शिता जैसे शामिल किए गए। बाद में जो है इस याचिका को और बहुत बढ़ा गया। इसमें जो भोजन के अधिकार के अलावा जो है खाद्य संबंधी जितनी भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन करना, काम का अधिकार दिलाना, भूख से मौत, पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल किए गए। दोनों पक्ष की ओर से करीब 400 हलफनामे दायर किए गए। 400 जो है हलफनामे दोनों पक्ष की ओर दायर किए। 44 अंतरिम आदेश पारित किए और 44 जो है अंतरिम आदेश पारित किए।
ये आदेश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पालना में लिए गए, यानी इन आदेशों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने माना। प्रतिनियुक्ति आयुक्तों को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की विस्तृत शक्तियाँ दी गई, यानी जो प्रतिनियुक्ति आयुक्त थे उनको कोर्ट के अनुपालना यानी अनुपालन जो मतलब आदेश की अनुपालना के लिए बहुत सारी शक्तियाँ दी गई। सभी अधिकारियों को निर्देश किया गया कि वह प्रतिनियुक्ति आयोग को पूरा सहयोग दें, यानी सभी अधिकारियों को कहा गया कि जो प्रतिनियुक्ति आयुक्त है इनको सहयोग दें। अक्टूबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें कुपोषण या भूख से मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अक्टूबर 2002 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो जो कुपोषण या भूख से मौत रोकने के लिए जिम्मेदार है। भूख से मौत पर मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत हो जाएगी तो राज्य का मुख्य सचिव जो मेन चीफ सेक्रेटरी है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम अंतरिम आदेश में 8 योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रथम अंतरिम आदेश थे उसमें 8 योजनाएं थी। पहली सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जो बांटा जाता है अनाज उसके रूप में। एक अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषण सहायता कार्यक्रम, दोपहर का भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना, अन्नपूर्ण योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सर्वोच्च न्यायालय इन 8 लाभों को वैधानिक हकदारी में बताया, यानी ये जो 8 लाभ थे इनको कानूनी हक बना दिया। उदाहरणतः यदि किसी के पास अंत्योदय कार्ड है, यानी अंत्योदय जो कार्ड है वो है पर उसे पूरा कोटा 35 किलो प्रतिमाह, सरकारी दर 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं नहीं मिलता है तो वह अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अंत्योदय कार्ड होता है आपके पास और आपको पूरा कोटा यानी 35 किलो महीने की जो सरकारी दर है 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दोपहर का भोजन पका कर दिया जाए, यानी दोपहर का जो भोजन है वो पका कर दिया जाए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण और निरीक्षण का अधिकार दिया जाए, यानी जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है इनको ऑडिट का जो है या निरीक्षण का जो है अधिकार दिया जाए। फिर तीसरी आई थी जन कल्याणकारी योजनाएं। सरकार ने सब्सिडी को गलत खाते में जाने से बचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की, यानी सरकार ने जो है सब्सिडी गलत खाते में चले इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट यानी सीधे ही लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी सहायता और लाभ पहुंचाना, यानी लाभार्थी को जो भी खाते में जो पैसे आने थे मतलब पहले गलत खाते में जाने अब डायरेक्ट जो है लाभार्थी बैंक के खाते में जमा होंगे। गाँव में लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM खोला गया व शहरी लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई। अगला हमारा पॉइंट है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। मनरेगा जो है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम है, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा भी है, सामाजिक कार्यक्रम भी है और सार्वजनिक कार्यक्रम भी है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 14 में मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा, यानी विश्व बैंक ने जब अपनी विकास की रिपोर्ट सुनती है उनके 2014 में मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्किक यानी तैरने वाला या पार उतारने वाला बताया था। मनरेगा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, ग्रामीण संसाधनों व संपत्तियों को बनाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने, गाँवों से शहरों के प्रवास को रोकने और सामाजिक समानता बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ। यानी इससे क्या हुआ, एक तो ग्रामीण साधन और संपत्ति इसको ये सब बन गए, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा भी, महिलाओं को भी सशक्त बन गए और जो गाँव से शहर की तरफ जा रहे थे उनको भी रोका गया। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका को सुरक्षा हुआ। प्रत्येक गृहस्थी को जिसकी वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का आश्वस्त मजदूर नियोजन उपलब्ध करा के वर्धित करना था, तो उसमें सशक्त या अनुसांगिक विषयों का उपलब्ध कराने देने, यानी 200 मतलब जो भी ग्रामीण थे उनको मतलब गृहस्थी की आजीविका की सुरक्षा प्रत्येक गृहस्थी को, और उसके जो बच्चे हैं वयस्क जो सदस्य हैं वो अकुशल यानी शारीरिक कार्य करने के लिए अकुशल शारीरिक कार्य करने स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों को आश्वस्त मजदूरी उनको उपलब्ध कराकर उनका बढ़ाना और उनको अन्य जो साधन है वो उपलब्ध करवाना। भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप अधिनियमित है, यानी भारत को गणराज्य में 56 वर्ष हो गए तब ये प्रावधान बनाए गए। पहले का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसके पश्चात महात्मा गांधी NREGS कहा जाएगा और स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रति किसी संदर्भ को महात्मा गांधी नरेगा नहीं करेगा। 2005 का 42वां, यानी महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम थी उसको इसमें इसके पश्चात इसको महात्मा गांधी NREGS कहा जाएगा। ठीक है,
छठा, स्कीम के केंद्र बिंदु निम्नलिखित संक्रमों यानी वृक्ष पर होगा। उसका पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा। यानी जो नरेगा के अंदर क्या स्कीम है या क्या कार्यक्रम करने हैं, ये ग्राम पंचायत व ग्राम सभा वार्ड सभा में पेश किया है। पहला, जल संरक्षण, जल संचय संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके अंतर्गत कंटूर खाइयाँ, कंटूर बंद, गोलसम चौक, चेक, गोबीसन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध, झरनों का विकास भी हो। यानी पहले बहुत बता दिया गया कि इस क्षेत्र में मनरेगा काम हो सकता है। दूसरा, सूखी रोधी यानी एंटीड्रिट, जिसके अंतर्गत वन रोपण और वृक्षारोपण है। तीसरा, सिंचाई नहरें, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई भी है। चौथा, पैरा एक कह गए में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्व अधीन पर भूमि पर जो है सिंचाई सुविधा, यानी जो गृहस्थी है इसके स्वामित्व में सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेड़ बंधन आदि भूमि विकास का प्रबंध है। पांचवा, पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण, जिसके अंतर्गत तालाब का शुद्धिकरण भी, यानी जो पारस्परिक जल इनका नवीनीकरण किया जाए और इसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी किया जाए। छठा है भूमि विकास, यानी भूमि का विकास किया जाए। सातवें, जल रुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संक्रम, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, नालियों को गहरा करना, उनकी मरम्मत कराना, शोर नवीकरण करना, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का सह निर्माण करना। अगला है सभी मौसम में पहुंच को सुलभ करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, यानी ग्रामीणों की संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर जहां कहीं भी हो पुलिया या सड़कें भी बनाई जाए। ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण किया गया। NDEP कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो मैसेज जैसे कृषि संबंध संक्रमण बनाए गए। कुकुटा स्टेशन, प्रक्रिया स्टेशन, पक्का फर्श, यूनिट टैंक का निर्माण, अजोला जैसा पशु भोजन संपूर्ण जैसे पशुधन संक्रमण भी बनाए गए। सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संक्रमण है। तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कान यानी यार्ड या बेल्ट जैसे संक्रमण है। सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स आदि ग्रामीण पेयजल संबंधी संक्रमण है। व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयाँ, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संक्रमण है। ऐसा कोई अन्य कार्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार परामर्श से अधिसूचित किया जाता है। सातों पॉइंट है पैरा ख के मद 4, मद 10, मद 11, मद 12 और मद 15 में यह उल्लेखित है कि सभी कार्यकलाप सभी क्रियाकलाप है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ग्रस्तों या गरीबी से नीचे के कुटुंबों की भूमि सुधार के हिताधिकार या भारत सरकार की जो इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की कृषि ऋण या अधिवेंदन या ऋण राहत स्कीम 2008 तथा परिवासी छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्व भूमि पर या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे। पैरा क है कि मद 4, मद 10, मद 11, मद 12, 13 से और मद 15 में निर्दिष्ट संक्रमण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होंगे। पहला, पैरा क गए में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा, यानी जॉब कार्ड बनाया जाता है मनरेगा के लिए। दूसरा, हिताधिकार और उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने परियोजना पर कार्य करेंगे, यानी अगर हित अधिकार है या उसकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने जो परियोजना है उस पर वह कार्य करेंगे। टिकाऊ आस्तियों यानी डबल एसेट का सर्जन, ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना इस स्कीम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होंगे। पहला, प्रत्येक कार्य के लिए विशेष पहचान संख्या दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य के लिए पहचान संख्या दी जाएगी। सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित होंगे जिनके पास जॉब कार्ड और जिनके कार्य की मांग, यानी उनके पास जॉब कार्ड होनी चाहिए और उनके कार्य की मांग होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को मनरेगा परियोजना के अधीन कार्य की अनुज्ञा यानी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी 18 साल से कम का जो है उसको मनरेगा में काम नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या, यानी जो प्रत्येक मस्टर रोल है जो मिस्ट रोल जिसे कहते हैं उसकी विशेष पहचान संख्या होगी। उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जो कार्यक्रम अधिकारी उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारियाँ अंतर्निविष्ट होगी जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगी। इसमें जो जानकारी है वो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाएगी। कार्यक्रम अधिकारी सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्याकित मस्टर रोल कार्य पर रखी जाएगी, यानी जो कार्यक्रम अधिकारी है इसको सामान्य रूप से हस्ताक्षरित या समुचित रूप से संख्याकित जो मस्टर रोल है इस पर रखा जाएगा। ऐसे मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो, यानी ऐसे मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी इसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो
समुचित रूप से संख्याकित न हो, समुचित रूप से इसकी संख्या नहीं लिखी हो, उसे अपराधिकृत समझा जाएगा, उसे मतलब अपराधिकृत समझा जाएगा और कार्यस्थल पर नहीं रखी जाएगी। कर्मकार अपनी उपस्थितियों और कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रस्तावित प्रति हस्ताक्षरित करें, यानी जो कर्मकार है वो अपनी उपस्थिति और कार्यस्थल पर जो भी मस्टर रोल है उसमें उपार्जित मजदूरी की रकम को जो है हस्तांतरित करेंगे। समय समय पर भारत सरकार द्वारा यथाविहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख और रजिस्टरों में रखे जाएंगे, यानी समय समय पर जो भारत सरकार है वो इन मस्टर रोलों के जो विस्तृत है उनको अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएंगे। जब कार्य प्रगति या कर्मकार उस कार्य में लगे हैं तो सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्यस्थलों के सभी बिलों, वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक चक्रनुमा आधार पर कम से कम 5 कर्मकारों को चयन किया जाएगा। यानी इसमें क्या कहा गया, जब काम चल रहा है तो उस समय के जितने भी बिल और वाउचर है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एक 5 कर्मकारों का दल बनाया जाएगा। छठा, अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, यानी अनुमोदन या कार्य आदेश की जो एक कॉपी है वो कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कार्य का मापमान कार्यस्थल के भार साधक अर्हित तकनीकी कर्मी द्वारा रखी गई मापमान पुस्तिकाओं में अभिलेखित किया जाएगा, यानी जो कार्य का जो मापमान है वो कार्यस्थल पर जो भी भार साधक अर्हित तकनीकी कार्मिक रखा गया उसकी मापमान पुस्तिका में उल्लेखित किया जाएगा। प्रत्येक कार्य के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी जो भी मापमान ये गया है वो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए, एक प्रत्येक कार्यस्थल है इस पर क्या है एक नागरिक सूचना बोर्ड होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से उद्घाटन किए जाएंगे। प्रत्येक कार्यस्थल पर क्या एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए और भारत सरकार द्वारा जो भी रीतियाँ वो उस पर लिखी जानी चाहिए। कोई व्यक्ति सभी कार्य घटनाओं के दौरान कार्यस्थल पर मांगे किए जाने पर मस्ट रोल की प्रतियां पहुंच रखने की योग्य होगा, यानी कोई व्यक्ति सभी जो कार्य है घंटे के दौरान कार्यस्थल पर मांगे गए और जो मस्ट रोल है उनकी प्रति पहुंच रखने के लिए योग्य होगा। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मॉनिटरी समिति सभी कार्यों और उस पर मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी, यानी जो भारत सरकार के अनुदेश द्वारा स्थापित की गई सतर्कता या मॉनिटरी कमेटियां हैं वो मूल्यांकन की जो है उसके सभी कार्यों का मूल्यांकन करके उसकी रिपोर्ट कर सौंपेगी। भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में कार्य रजिस्टर में अभिलेखित किए जाएंगे, जो भी कार्य रजिस्टर है उसमें लिखा जाएगा और सामाजिक संप्रेक्षण के दौरान ग्राम सभा में इसको पेश भी किया जाएगा। राज्य सरकार स्कीम के भाग के रूप में स्कीम के दिन सर्जित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी, जो भी स्कीम के दिन जो भी सामान चाहिए उनके रखरखाव राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबंध करेगी और राज्य परिषद के परामर्श से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार नियत दर अनुसूची के अनुसार संबंधित की जाएगी। यानी क्या है राज्य सरकार जो है मजदूरी के हिसाब से पैसा देगी और राज्य परिषद के परामर्श से प्रतिवर्ष जो है जो मजदूरी है उसकी दर निश्चित की जाएगी। विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियुक्त की जाएगी कि 15 विश्राम के 1 घंटे से 9 घंटों के लिए काम करने वाला कोई वैसे व्यक्ति सामान्य मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके, यानी जो कोई अकुशल श्रमिक है उसकी जो मजदूरी दरें हैं वो निश्चित किया जाएगी कि 15 यानी विश्राम के 1 घंटे से 9 घंटे अगर वो काम करता है तो उसको वयस्क व्यक्ति के समान मजदूरी दी जाएगी। किसी वयस्क कर्मकार कार्य दिवस जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हो यदि कोई हो तो इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह किसी दिवस में 12 घंटे से अधिक न हो। यानी अगर कोई वयस्क कर्मकार है यानी काम करने वाला है और उसने छुट्टी भी ले ली तो उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि किसी भी दिवस में उसके 12 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूचना नियत करने के लिए आधार हो, यानी जो कोई भी समूह है इसका जो पुरुष या स्त्री है उनका जो कार्य है वो उस कार्य आधारित दरों की जो सूचना है उसके लिए निर्धारित होगा ताकि दरों की जो सूचना है उसमें लिंग भेद भी ना हो। कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं को सामग्री संगठक की लागत यानी परियोजना जो सामग्री संगठक है इसकी लागत जिसके अंदर कुशल और अर्ध कुशल कर्मकारों की जिम्मेदारी भी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर कुल परियोजना लागत के 40% से अधिक, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जो है कुल परियोजना की जो लागत की 40% से अधिक नहीं होगी। अगला पॉइंट है कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत और किसी एक व्यक्ति जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है या निर्देश के लिए स्वतंत्र होगा वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुयोग्य किस प्रकार कार्य करे, यानी कार्यक्रम का जो भी अधिकारी या ग्राम पंचायत का व्यक्ति जो स्कीम अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है ये निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह
ऐसी स्कीम के लिए अधीन अनुज्ञा किस प्रकार कार्य करेगी, यानी उसके अधीन जो अनुज्ञा है या काम करने वाले किस प्रकार करेंगे। स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा की नहीं जाएगी, यानी स्कीम के अंदर जितने भी कार्यान्वयन है उसके लिए कोई ठेकेदार नहीं लगाया जाएगा। यथा व्यवहार्य स्कीम के अधीन वित्तीय पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग पूरा किया जाएगा मशीन का, यानी जो भी काम है वो मशीनों से नहीं व्यक्तियों से करवाया जाएगा। प्रत्येक स्कीम में कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की निम्नलिखित रीति में उपलब्ध होगा, यानी पारदर्शिता भी होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसको इतना ही देखते हैं। वैसे तो ये मनरेगा पॉइंट थोड़ा सा रहा है, कल के वीडियो में हम मनरेगा और उसके बाद जो है आधार कार्ड वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको आज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।